बात खुराफात में मैं कपिल देव आर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे रूबरू करवाने जा रहा हूं मल्लीराम जी को। ये जलदाय विभाग में चीफ इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हैं और इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो जीवन संघर्ष है वो बहुत ही अनुकरणीय है, प्रेरक है और बाकी जो अपने जीवन की यात्रा है एक सुनहरी यात्रा में आपको लेकर चलते हैं। मल्लीराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बात खुराफात में। आज आपसे आपके जीवन संघर्ष के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कहाँ आपका जन्म हुआ। मेरा जन्म एक बहुत छोटे से गांव जो पिलानी के बिल्कुल नज़दीक है, श्री के पश्चिम की तरफ झेरली गांव में मेरा जन्म हुआ। बचपन में हमें यह पता नहीं था कि शिक्षा क्या होती है, कहाँ शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन इसका जो श्रेय है वो मैं मेरी दादी अच्छा और पिताजी को देता हूँ। वाह वाह। क्योंकि मेरे पिताजी जो ब्रिट्स पिलानी है इसमें बागवानी का काम करते थे। क्या बात है बाबा। अब वो क्या करते थे कि बच्चों को आते हुए जाते हुए देखते थे लाइन में। अच्छा, वहाँ के वीआईपी बच्चों को। हाँ, उनके दिल में भी ये इच्छा पैदा हुई कि मैं भी अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाऊं। क्या बात है, वाह वाह। उन्होंने अपनी माँ से चर्चा की तो उस वक़्त उन्होंने ये निर्णय लिया कि बच्चे को अपन स्कूल में भेजेंगे। मेरे गांव में, झेरली गांव में प्राइमरी स्टैंडर्ड तक की एक संस्था थी, उसमें मैंने जाना शुरू किया। अच्छा, एडमिशन लेकर के और वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू करी। उस वक्त क्या उम्र रही होगी आपकी? उम्र मेरे को ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन 7-8 साल के आसपास उम्र रही होगी मेरी। अच्छा। और वहाँ से मैंने 5वीं क्लास पास की। अच्छा अच्छा अच्छा। 5वीं क्लास में मैं क्लास में हमेशा अव्वल आता था और 5वीं क्लास में भी मास्टर मुझे बहुत पसंद करते थे और मैं टॉप में आता था हमेशा। क्या बात है। फिर उसके बाद में ये हुआ कि अब वो तो 5वीं तक ही है तो आगे कैसे पढ़ाई करें। तो फिर उसके बाद में ये जो समाज कल्याण विभाग के हॉस्टल जो है ये चला करते थे। अच्छा अच्छा। वहाँ पे मनोहर लाल जी बंका, जो महादेव प्रसाद बंका के ब्रदर थे, अच्छा अच्छा, वो लोग एक हॉस्टल चलाते थे। उस हॉस्टल के अंदर मैं चला गया, वहाँ मैंने एडमिशन लिया और बिरला मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसके अंदर मैंने 6ठी क्लास में एडमिशन ले लिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। 6ठी क्लास में एडमिशन लेकर के और मैंने वहाँ 8वीं पास करी बहुत अच्छे नंबरों से। और हमेशा क्लास में ये होता है कि बच्चा जो टॉप रहता है ना, उसको टीचर्स हैं और कोई हैं उसके दोस्त हैं, सारे पसंद करने लग जाते हैं। तो मतलब आप अपने जनरल एफर्ट से गए आप वहाँ? हाँ, तो मेरे को बहुत अच्छा पसंद करते थे और मास्टर वगैरह भी। फिर 9th में जब मैं आया तो आजकल तो क्या है 11वीं 12वीं में जाकर के सब्जेक्ट चेंज होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन पहले वाला जो सिस्टम था उसमें 9वीं से ही आपका अलग अलग वो हो जाता था कि ये साइंस में जाएगा, ये आर्ट्स में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या सब्जेक्ट लिया जाए। अच्छा। तो हमें भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, परिवार को भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर यह था कि जो बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा होता है वो जनरली साइंस मैथमेटिक्स लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने भी फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह ये ले ली। अच्छा अच्छा। और हमने पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद में 10वीं का जो बोर्ड हुआ एग्ज़ाम, उस 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए और नंबर अच्छे आने की वजह से मेरे को उस वक़्त जो बिरला ट्रस्ट है इसके अंदर छारिया जी इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। तो एक टीचर थे यूपी के जिसका नाम था CL शर्मा। अच्छा। वो मुझको लेकर के छारिया जी के पास में गए थे
कि ये लड़का जो है ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है और ये आगे तक जाएगा। तो उन्होंने भी मेरी पीठ थपथपाई क्या बात। और उन्होंने मेरे को स्कूल के अंदर जो है प्रिंसिपल को कह करके और एक विनोबा भावे की किताब दी अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे को प्रोत्साहित किया गया वाह वाह। और मुझे बहुत अच्छा लगा वो। फिर उसके बाद में ये हुआ कि मेरे पिताजी बीमार पड़ गए तो उनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई। अच्छा। तो घर में एक बड़ा जो एक कमाने वाला व्यक्ति था, जो संबल था परिवार का, अच्छा अच्छा। तो आधार ऐसी स्थिति बनी कि अब क्या किया जाए। तब ये हुआ कि दो तरह की विचारधाराएं फैली। एक विचारधारा तो ये थी कि भाई बच्चा पढ़ लिया है और 10वीं पास कर ली तो मास्टर लग जाओ। मास्टर, और उस सही वक्त मास्टर लगना बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है, सही बात। तो मास्टर के लिए कई हमारे मोहल्ले वालों ने और उन्हें सब ने कहा कि मास्टर लगा दो। मेरे से चर्चा करी तो मैंने कहा नहीं, मैं मास्टर नहीं लगूंगा। अच्छा, तो उस वक्त आपका क्या मिशन रहा होगा, क्या लक्ष्य रहा होगा उस वक्त? उस वक्त मिशन ये था कि हमारे मोहल्ले में लोग ईंटें थापने जाते थे, भट्टों पे जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो किस्से सुनाया करते थे। अच्छा। किस्से ये सुनाते थे कि बोले हम नहर पे काम करते तो इंजीनियर जब आता था तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या चीज़ आ गई। क्या चीज़ आ गई, सही बात है। तो मेरे मन में भी ये होता था कि मैं बड़ा इंजीनियर बनूं। क्या बात है, वाह वाह। है ना, ऐसा सोचता था मैं। अच्छा, स्वप्रेरणा आपको वहीं से हाँ। जगी है। तो धीरे धीरे करके जब मैंने 10वीं पास करी अच्छे नंबरों से, तो मैथमेटिक्स वगैरह ले ली। उस वक्त दो विचारधारा ये बनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। अब इसमें एक सवाल ये पैदा हुआ कि मेरे पिताजी ज़्यादा बीमार हो गए तो ये कहा कि भाई बच्चे की शादी कर दो। इसके रहते रहते उन्होंने भी मेरे को कहा। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं शादी के विरोध में था। अच्छा अच्छा। लेकिन अल्टीमेटली मुझे झुकना पड़ा समाज के सामने। हाँ। और 10वीं क्लास में ही 7 मई 1965 में मेरी शादी हो गई। अच्छा। है ना, यहाँ समस्तपुर गांव है उसमें। और शादी करने के बाद में भी मैंने पढ़ाई मेरी जारी रखी। पढ़ाई जारी रखी, है ना। फिर मैंने 11वीं का बोर्ड दिया। अच्छा, 11वीं बोर्ड होता था उस वक्त? हाँ, 10वीं 12 दोनों बार। अच्छा अच्छा। 10वीं का भी होता था, 11वीं का भी होता था। अच्छा, वाह। 11वीं का मैंने बोर्ड दिया। बोर्ड के अंदर मेरे बहुत अच्छे नंबर आए और केमिस्ट्री में मेरी डिस्टिंक्शन आई। डिस्टिंक्शन उस जमाने में आना एक बड़ी बात हुआ बहुत करती बड़ी थी। बात है, वाह वाह। है ना। तो जब मेरी मेरिट में नंबर आ गया तो फिर मेरा हौसला और थोड़ा सा और बुलंद बढ़ हो गया, गया। बिल्कुल। तो बिट्स पिलानी के अंदर जो है मैंने अप्लाई किया। बिट्स पिलानी के अंदर रिजर्वेशन नहीं है, बिल्कुल। आज भी नहीं है। आज भी नहीं। वहाँ मेरिट से एडमिशन होता है। तो मेरा बिट्स पिलानी के अंदर मेरिट में एडमिशन हो गया। क्या बात है, क्या बात। और मुझे सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिली। उससे मैंने सन 71 में डिग्री कर ली। क्या बात है, वाह। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद में और आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में मैंने क्लैरिफाई कर दिया। तो मेरे को PHED जो वाटर वर्क्स जिसको बोलते हैं अपन, अच्छा अच्छा। इसमें मेरा अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट इंजीनियर हो गया। वाह वाह। और वहाँ से मैंने अपनी सेवा शुरू करी। अच्छा, ये किस सन की बात है? ये सन 1972 की बात। 72 की बात। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग जगह जगह रही। एज ए AN में कुचामन रोड में रहा। उसके बाद में टोंक रहा। अच्छा। और टोंक के बाद में मैं खेतड़ी AN रहा हूँ 81 में। और टोंक में रह करके फिर ऐसे मैं कई जगह पे AN रहा। फिर मेरा 1991 के अंदर 1991 में मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया। वाह वाह। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने के बाद में मेरी पोस्टिंग जो है वो उदयपुर हुई। उदयपुर पर डूंगर के पार। उसके बाद में फिर वापस जो है होते 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 और मैं इस तरह से वो बनता चला गया। अच्छा अच्छा। है ना, पदोन्नति होते गए। अच्छा। फिर 2002 में मैं एडिशनल चीफ इंजीनियर बन गया। 2003 में चीफ इंजीनियर बन गया। अच्छा। और 3 से लेकर के 8 तक 31/12/2008 को मैं रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। और तब मैं 5 साल मैंने चीफ इंजीनियर का काम किया। अच्छा। और चीफ इंजीनियर का काम रहते हुए इस दौरान रहते हुए मैंने 2006 के अंदर जो है मैं यहाँ RUIDP है एक जिसमें ये प्रोजेक्ट चलते हैं, इसमें आ गया। उससे पहले मैं जोधपुर चीफ इंजीनियर रहा। अच्छा अच्छा। तो जोधपुर चीफ इंजीनियर रहा तो मेरे पास में जोधपुर ज़िला, सिरोही ज़िला, जालोर ज़िला, बाड़मेर ज़िला, है ना,
और जैसलमेर ज़िला, ये सब ज़िले मेरे पास में थे, तो काफ़ी घूमने का अवसर मेरे को मौका मिला। तो पूरे राजस्थान का करीब करीब मेरे पास अनुभव है घूमने का। तो फिर उसके बाद में मैं रिटायरमेंट होने के बाद में और मैं जो है ये इधर आ गया। अच्छा, जयपुर में भी आप रहे हैं, वहाँ पे आपका मकान भी है, तो जयपुर से झुंझुनू आके रहना, ये आपने मतलब, आपको जयपुर इतनी मल्टी सिटी है, तो वहाँ पे आपको रहना चाहिए था। लोग बड़ी बड़ी सिटियों में रहना पसंद करते हैं, यहाँ रहने का कोई विशेष प्रयोजन आपका? देखिए, आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न मेरे से किया है कि लोग बाग छोटी जगह से बड़ी जगह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे से ये प्रश्न भी किया गया लोगों ने। सबसे पहले तो ये मत बताऊं कि मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। देखिए, मेरा हमेशा से एक ये रहा है कि जिस समाज से आप निकले हो, अच्छा अच्छा, उस समाज में आपको एक बार दोबारा एंट्री करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बड़े शहरों के अंदर आप कुछ भी करते हो तो आप किसके लिए करोगे, आपकी कोई पहचान नहीं होगी, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन आप जिस जगह से निकले हो, जहाँ आपकी रिश्तेदारियाँ हैं, जहाँ आपका वजूद है, वहाँ यदि आप जाओगे तो आपको एंट्री मिलेगी, आपको करने के लिए कुछ मिलेगा वहाँ पे। बिल्कुल। तो मैंने ये निर्णय लिया कि क्यों मैं यहाँ जयपुर के बजाय मैं जो है यहाँ झुंझुनू में आऊँ, और झुंझुनू में आकर के मैं हमारा जो समाज है जिससे मैं निकला हूँ उसके साथ मिल करके मैं काम करूँ। अच्छा। तो मैंने जानबूझ करके ये निर्णय लिया कि मैं झुंझुनू में ही सेटल हूँ। तो मेरा गांव के साथ में, गांव के लोगों के साथ में मेरा आना जाना बना रहता है, लोग मुझसे मिलने आते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा, आपको जातिगत दंश कितना झेलना पड़ा है? देखिए, ये बहुत बड़ा एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे उस वक़्त का जो दौर था, अच्छा, उस दौर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, और इतनी ज़्यादा थी कि आप पूछो मत। हमारे अच्छे जो मेरिट से जो भी लोग आए हुए थे, उनके साथ में भी ये भेदभाव होता था कि इसको कुछ आता जाता कुछ आता, सही बात। लेकिन ये कुदरत कहो या मेरा अपना हौसला कहो, मैं जहाँ भी रहा वहाँ मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया सरकार को, और उसी का कारण था कि मेरे को अच्छी जगह पे सरकार ने पोस्टिंग दी। अच्छा। केवल इस कारण से कि ये काम करने वाला आदमी है, और मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं। इसमें ये चूरू के पास में ये आपणी योजना है एक। अच्छा। इस आपणी योजना में मैं बराबर रहा हूँ, और ये बालेरी के पास में पंप हाउस बनाना, सावा के अंदर एक बहुत बड़ा फिल्टर प्लांट बनाया है, और इधर जो है रावतसर के पास में एक बहुत बड़ा फिल्टर प्लांट बना है, दिल्ली की फर्म है। तो ये जर्मन का प्रोजेक्ट था, इसमें जर्मन लोगों के साथ में भी काम करने का मुझे मौका मिला, और बड़ा अच्छा सीखने को वो लोग काम। मैंने ये देखा कि जर्मन लोग जो हैं वो काम को इतना माइन्यूटली देखते हैं, और वो कोई महसूस नहीं करते। जैसे पैंट पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं मान लो नीचे घुसना है तो वो कहीं भी नाली में घुस जाएंगे, कहीं वो कर लेंगे, लेवल कर लेंगे। और बिल्कुल जो प्लान होता था एक्सकेवेशन का, पाइपलाइन लेविंग का और पंप की डिज़ाइन का, बहुत ही माइन्यूटली वो देखते थे। उनके साथ में काम करने का बड़ा अच्छा महसूस हुआ। अच्छा। इसी तरह से जोधपुर के अंदर, ये जोधपुर 206 किलोमीटर दूर से पानी जोधपुर लाया जाता है। बिल्कुल। कायला झील में डालते हैं, तो वहाँ से एक पाइप के थ्रू जो है एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट पे भी काम करने का मौका मिला, और वो प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा था, और उसमें भी कई इंजीनियर्स ने मेरे साथ में काम किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ भी रह करके। तो मैंने महकमे के अंदर बहुत अच्छा काम किया, और मुझे पूरी लाइफ में मेरे को जो है सफलता ही सफलता मिली, कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया अप्रिशिएशन फो मिला आपको। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वप्रेरणा से आपने काम किया। अच्छा, एक इस वक्त पानी की समस्या बड़ी चल रही है, पानी में फ्लोराइड आ रहा है, तो इसको लेके आपका कुछ विचार है, क्या आप सीख देना चाहेंगे? देखिए, पानी के अंदर फ्लोराइड जो है उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि फ्लोराइड कोई नया नहीं आया है। अच्छा। ज़मीन के अंदर ज़मीन की जो परतें हैं उसमें फ्लोराइड होता ही होता है। अच्छा। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। लेकिन हुआ क्या है कि हमने जो देखिए, पूरी यदि ग्लोब को देखें, पूरी पृथ्वी को देखें, तो 70% जो है कवरेज है वो तो समुद्र का है। बिल्कुल।
और 30% जो है वो ज़मीन है। ज़मीन, बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर जितना भी पानी ऊपर से आसमान से पड़ता है उसका काफ़ी परसेंटेज जो है वो तो बह करके नदियों के माध्यम से और समुद्र में चला जाता है, वो वापस वहीं खारा बन जाता है। कुछ पानी ऐसा है जो पेनिट्रेट होता है ज़मीन के अंदर, बिल्कुल। वो ज़मीन में जाता है, ज़मीन में जाने के बाद में कुछ वापस सूरज की रोशनी से वापस चला जाता है, कुछ जो है पेड़ों की जड़ें जो है वो खींचती हैं, पत्तियों के माध्यम से आसमान में चला जाता है। लेकिन मुश्किल से कोई 3% पानी जो है वो पीने योग्य होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। अब हमने क्या किया कि उस पानी से हमने सिंचाई करना भी शुरू कर दिया, उसी से हमने इंडस्ट्री भी लगानी शुरू कर दी। तो उस पानी को हमने क्या किया कि कोई 30 साल के अंदर अंदर हमने उसको इतना बाहर फेंक दिया, विड्रॉल कर लिया उसका, तो जितना जाना चाहिए था ज़मीन में उससे एक्सेस हम लेना लग गए। बिल्कुल। ये तो एक ही तरह की इस तरह की बात है कि जैसे बैंक में पैसे नहीं डालोगे और लेते रहते निकालते निकालते रहोगे तो बैंक भी आपका खाली हो जाएगा। तो ये भी एक तरह की बैंक था हमारा, बिल्कुल बैंक, जो लाखों सालों से जो है हमने कम खर्च करके उसको बचा के रखा हुआ था, उसको हम खर्च कर रहे हैं। तो अब फ्लोराइड जो है वो क्या हुआ कि जब विड्रॉल ज़्यादा हो गया तो उसका डाइल्यूशन जो है वो ख़त्म हो गया, कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी। तो जैसे अपन करते हैं तो उसमें हमें फ्लोराइड आता है। अब फ्लोराइड के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि घरेलू नुस्खा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको मैंने कईयों को लोगों को बताया लेकिन उसको मानते नहीं है। बाकी एक बहुत ही देसी हिसाब है फ्लोराइड के पानी को कन्वर्ट करने का, नालकोंडा सिस्टम कहते हैं उसको। अच्छा अच्छा, कि उसके अंदर एक आपने 15-20 लीटर की एक टब बाल्टी ले ली, हाँ, और उस बाल्टी से 3 इंच ऊपर जो है एक होल करके एक टोटी लगा ली। अच्छा, उस बाल्टी के अंदर आप देख लोगे परिवार में 5 आदमी है तो भाई इतना पानी अपन पी पाएंगे, तो उसको पानी बाल्टी को भर दीजिए और उसके अंदर आधी चम्मच जो है वो लाइम की, अच्छा, है ना, जो 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 फिटकड़ी जिसको बोलते हैं फिटकड़ी की, और थोड़ा सा उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए और उसको हिला दीजिए। अच्छा, आधे घंटे के बाद में यदि फ्लोराइड वगैरह कुछ होगा तो सेटल होकर पेंदे में चला जाएगा। वाह, बहुत ही ज्ञानवर्धक बात है, आप गौर से सुनिएगा। हाँ, और उसके बाद में उस टूटी से जो पानी निकाल करके आप पियोगे उसको कहीं भी लेबोरेटरी में आप टेस्ट करवा लीजिए, वो बिना फ्लोराइड वाला पानी होगा। वाह वाह, क्या बात। इसको नालकोंडा सिस्टम बोलते हैं। और उसके बाद में तो इसके ऊपर कई प्रयोग हुए हैं। अल्सीसर मलसीसर जो एरिया है झुंझुनू का, इसमें भी कई तरह के प्लांट लगे हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती, इस कारण से क्या वो फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। बाकी टेक्नोलॉजी अपने आप में सही है वो, बिल्कुल बिल्कुल। देसी हिसाब बहुत अच्छा हिसाब है। इसको शुरू में जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब इसको काम में लेते थे लोग। अच्छा, मतलब ये तो आपके जब पद पे थे, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आपने किया। रिटायर के बाद भी आपने अंबेडकर भवन जो झुंझुनू में स्थित है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसकी स्थापना और उसके बारे में कुछ बताइएगा हमें कि किन परिस्थितियों में ये आप बना, ये इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताइए आप। देखिए, अंबेडकर भवन के लिए तो राजस्थान लेवल के ऊपर एक बॉडी बना रखी है। अच्छा अच्छा, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जिसका नाम अच्छा, है, जिसके अंदर लगभग 30-35 हज़ार मेंबर्स हैं। अच्छा अच्छा, और वो अपना काम करते रहते हैं। तो ये उस संस्था के द्वारा ये अंबेडकर भवन जो है ये तैयार किया गया है। और इसमें पब्लिक मनी भी लगी है, ये बिल्डिंग जो खड़ी हुई है। और अभी थोड़े दिनों पहले सरकार ने भी एक भवन और अलग से बना करके दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो हुआ अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी का। अच्छा, एक संस्था और है यहाँ पे जिसका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्मृति संस्थान। अच्छा अच्छा, तो जिसके मांगीलाल मंगल जो हैं वो उसके चेयरमैन हैं और मैं उसमें उपाध्यक्ष हूँ। तो ये संस्था ने यहाँ एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपने देखा होगा, बिल्कुल कलेक्टर साहब के बंगले के सामने और जज साहब हैं उनके बगल में एक पार्क बनाया गया है, अम्बेडकर पार्क। इसमें हाँ, बाबा साहब की एक 13 फुट मूर्ति और 12-13 फुट जो है वो उसका प्लेटफार्म, हाँ, ऐसे करके 25 फुट हाइट के ऊपर ये मूर्ति लगा रखी है। देखा है। तो ये इस मूर्ति में मुझे एक मौका मिला, समाज ने दिया काम करने का, और मैंने उसमें बहुत तहे दिल से मेरा सब कुछ उसमें लगा करके मैंने उसकी बाउंड्री की खुदाई से लेकर के और कंप्लीट पार्क प्लस उसकी स्टेचू का इरेक्शन सब कुछ मेरी मार्गदर्शन में हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये
इससे कम से कम हमारे लोग जो आते हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है बाबा साहब की, बिल्कुल। कि ये कौन आदमी थे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मुझे मेरे जीवन का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मैं मानता हूँ। वाकई बहुत ही प्रेरणीय मैं आपका ये है समाज है, इसके आपके अनुकरणीय योगदान को कभी भूल नहीं पाएगा। रिटायरमेंट के बाद जनरली लोग घरों में कैद हो जाते हैं या एक्टिव भी रहते हैं, तो उनकी मंशा ये रहती है कि उनको मंच मिले, उनको वैल्यू मिले, इसलिए काम करते हैं वो। लेकिन आपने बिना किसी स्वार्थ के और समाज के लिए इतना अनुकरणीय कार्य किया है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये देखिए, मैं एक ऐसे समाज से निकला हूँ जिसमें अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे दिल में ये हमेशा रहती है कि यदि मैंने कुछ ग्रहण किया है तो उसको मैं बांटूं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो बांटने के उद्देश्य से मैं लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, और इसीलिए मैं इस समाज के अंदर कोई भी किसी तरह की कोई मीटिंग होती है और समाज मुझे बुलाता है तो मैं निश्चित रूप से वहाँ जाता हूँ, और कोई ऐसी मीटिंग होती है तो मैं उसमें बराबर अपना योगदान देता हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे लाइफ का एक मिशन और है जो मैं चाहता हूँ कि वो पूरा हो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अच्छा। वो ये है कि यहाँ पे एक बापू छात्रावास के नाम से आज़ादी के तुरंत बाद में एक हॉस्टल चला करता था। अच्छा। और उस हॉस्टल के वो जो हॉस्टल है वो महादेव प्रसाद जी बंका और गणपत महाशय ये लोग मिल करके चलाया कर उसको। और उसमें सूरजमल जी जो एक्स MLA हैं वो उसके वार्डन रहे हैं। तो इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया समाज के लिए, वो हॉस्टल चलाया और वो किराए के मकान में चलाते थे। अच्छा। सन 1958 में उन्होंने एक जगह खरीदी, बहुत अच्छी कारुंडिया रोड के ऊपर एक बहुत बढ़िया जगह है जिसका क्षेत्रफल लगभग 1130 वर्ग गज है। अच्छा। तो उसके अंदर कुछ दिनों तक हॉस्टल चला, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद में सरकार ने निर्णय ले लिया कि हर ज़िले के अंदर एक समाज कल्याण का गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्टल चलाया जाएगा। तो जब हॉस्टल यहाँ हो गया तो उधर उसको ऐड मिलनी बंद हो गई। अच्छा। तो उसके कारण से वो भी बंद हो गया। अच्छा। बीच में थोड़े बीच में वो बिल्डिंग बंद रही, उसके लॉक लग गया। फिर जगराम सिंह जी वकील हैं, उन्होंने क्या किया कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बना करके दलित संघ के नाम पे, और इसके अंदर उन्होंने अपना थोड़ा सा काम शुरू किया, कुछ 2-4 बच्चियों का। उसके बाद में धीरे धीरे ये होता गया कि फिर उनके महादेव प्रसाद बंका जी जो हैं उनके लड़का है, उनको ये पता चला कि भाई वो वहाँ ये गतिविधियाँ कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने ये आकर के एक बार यहाँ पे उनका ताला वाला तोड़ दिया और फिर SDM कोर्ट में केस चला। अच्छा। SDM कोर्ट में केस चलने के बाद उस धारा के अंदर ये हुआ कि साहब इनको कब्ज़ा दिया जाए। तो SDM ने फैसला जो किया वो जगराम के हक़ में कर दिया। उसको लेकर के इधर वाली जो पार्टी थी महादेव प्रसाद बंका की, अच्छा, उन लोगों ने सेशन कोर्ट में कर दिया। सेशन कोर्ट को फिर तलब करके आज की तारीख में वो हाई कोर्ट के अंदर वो मैटर चल रहा है। अच्छा। मैंने हमारे समाज की जो भी सोसाइटियाँ हैं उनसे इस बारे में जिक्र किया कि अपने को इसमें पार्टी बन के इसके अंदर कुछ करना चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं कुछ 2-3 साल से लगा हुआ था इसमें, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। एक बार इसके अंदर ये हुआ कि ठीक है, हम लोग तो कोर्ट में तो जा नहीं सकते, आप इस मुद्दे को किसी से बात करिए। तो मैंने एक वकील से बात करी। अच्छा। कि भाई इसका बारे में कुछ हो सकता है। तो उसने कहा कि भाई इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। अब कोर्ट क्या निर्णय देता वो तो बात की बात है, लेकिन पार्टी बन के अपन फाइट कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा साहब इसमें करिए फिर आप। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके कागज़ पन्ने निकलवा लेता हूँ और अब तक जो भी निर्णय हुए हैं वो देख लेता हूँ। इंटरिम ऑर्डर क्या पास ऑन किया है, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर में तो ये निकाला हुआ है सिंगल बेंच ने कि एक तरह से स्टे कर रखा उसको कि इसको कोई खुर्द बुर्द नहीं किया जाएगा। तो क्या मैं और आगे करके बोले या तो इस पार्टी बन के करेंगे, पार्टी बन के नहीं होता है तो मैं इसमें जनहित याचिका लगा दूंगा। क्या बात है ना, तो PIL लगा दूंगा इसमें। मैं कहा आप आगे बढ़िए। तो उस वक्त उन्होंने वो फ़ोटो स्टेट वगैरह के लिए मैं 5,000 रुपये मेरे पास में थे उस वक्त, मैं उनको वकील को दे के भी आ गया। और उसके बाद में ये हुआ कि कोई आगे समाज आया नहीं, मतलब जुड़ करके। अच्छा, कोई आपसे पैसे का जहाँ तक सवाल है, पैसे की व्यवस्था हो जाती है, मैं भी कर सकता था। हाँ, सही बात है। लेकिन उसमें क्या है कि अकेला आदमी जब चलता है ना
तो उसमें सोसाइटी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि कल कोई वो निर्णय होगा तो कोर्ट ये पूछेगा कि भाई चलाएगा कौन, वो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलाने के लिए फिर वो संस्था कोई होगी ना, वो कहेगी साहब हम चलाएंगे इसको, हाँ सही बात है ना। तो इसके लिए फिर आगे कोई तैयार नहीं हुआ। मैंने कईयों से बात करी तो वो मामला जो है वो मेरी लाइफ का, मैं चाहता हूँ कि वहाँ एक बहुत बढ़िया लड़कियों का हॉस्टल बने, बहुत बढ़िया। और वहाँ एक नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल बने, वहाँ हम लोग डिबेट करें, लड़कियों से डिबेट करवाएं, देश में क्या चल रहा है, भारत का संविधान क्या कहता है, सिविल राइट्स क्या हैं, महिलाओं के क्या अधिकार हैं, इसके बारे में हम लोग डिबेट करें वहाँ। हम कम से कम 15 दिन में एक बार अच्छा। लड़कियों के अंदर बोलने की कैपेसिटी, बिल्कुल, अभिव्यक्ति की कैपेसिटी उनके अंदर आए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा एक सपना है, लेकिन वो मामला आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अच्छा सर, लड़कियों का हॉस्टल ही क्यों, मतलब लड़कों का क्यों नहीं, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा ये मानना है कि परिवार में लड़की पढ़ती है ना, बिल्कुल, वो पूरे परिवार को पढ़ा देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे परिवार को पढ़ा देती है। इसके लिए मैं आपको एक कोट सुनाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। अम्बेडकर साहब का कोट है। अम्बेडकर साहब ने ये कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी क्या बात है, बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है ना। किसी समाज की प्रगति का यदि नापना है, उसका मूल्यांकन करना है, तो ये पता करिए कि उस समाज में महिलाएं जो है उन्होंने कितनी जागरूकता हासिल करी है, कितनी प्रगति करी है, तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ हॉस्टल यदि कोई बने तो लड़कियों का ही बने। क्या बात है, शानदार। बहुत ही सुरक्षित जगह है, वो शहर के बीच में है, किसी तरह की कोई फालतू की चीज़ें नहीं है। इसलिए मेरा वो एक सपना है जो मैं चाहता हूँ वो पूरा। बिल्कुल। समाज से अपील है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो मुहिम है उसमें भागीदारी देनी चाहिए, ताकि जो सपना इन्हीं का सपना नहीं है, इसको सारे समाज को मिलकर अपना सपना बनाना चाहिए। मेरी सबसे अपील है कि ये बात आप तक पहुँचे। इस बारे में मेरे साथ में गिरधारी लाल कटारिया अच्छा किल्ड से हैं, हाँ, और भी कई कार्यकर्ता हैं, अच्छा जी, जो दिल से हैं। लेकिन केवल मात्र इसके अंदर एक संस्था जो होनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो संस्था ऐसी होनी चाहिए कि उनका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, अच्छा। हर संस्था का एक संविधान होता है, मसौदा होता है। उस संविधान के अंदर वो क्लॉज होना चाहिए, शिक्षा वाला, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, संचालित करना, कोई और करना। वो जो है, वो वकील ने ये कहा कि ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए, तो वो मामला नहीं बैठ रहा है। बहुत, वो भी बैठेगा। हाँ। अच्छा, और हाँ, आप बोलिए। आप अपने परिवार के बारे में बताइए सर। आप परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार का जहाँ तक सवाल है, मेरे 2 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं। अच्छा। और लड़की जो है उन्होंने अच्छी पढ़ाई है, ग्रेजुएट है, एक पोस्ट ग्रेजुएट है, और एक तो अपने महेंद्र सिंह जी जो IAS से रिटायर हुए हैं, उनके परिवार में ब्याही है। अच्छा अच्छा। और एक लड़की जो है ये कैलाश महरानिया जी जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, अच्छा, इनके परिवार में उनकी शादी हुई है। तो लड़कियां वेल टू डू हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे जो हैं, वो एक लड़का यहाँ रहता है मेरे पास में, और वो अपना मेडिकल का बिजनेस करता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि आजकल मेरिट इतनी ज़्यादा हो गई है, तो मेरिट में तो वो आ नहीं पाए, और छोटी नौकरी उन्होंने करना उनको पसंद नहीं था। और एक लड़का जो है वो भिवानी, ये जो निमराना है, अच्छा, इसमें अपना बिल्डर का काम कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो वो भी वेल टू डू है। तो हमें कोई किसी तरह की पारिवारिक कोई समस्या नहीं है। और बहुत मैं तो ये कहूँगा कुदरत का एक फल है मेरे पास में, कि मुझे जो भी मेरे परिवार के मेंबर्स हैं उनमें से सारे कोई अंग भंग नहीं है। क्या बात है, सब बहुत अच्छे हैं, सबके पूरा हेल्दी हैं, और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और मुझे यहाँ रह करके और भी अच्छा लग रहा है। दूसरा, मैं एक और चाहता हूँ कि यहाँ पे झुंझुनू ज़िले के अंदर कम से कम नहीं तो 300-400 प्रिंसिपल, हेडमास्टर, इससे रिटायर्ड लोग हैं। अच्छा। तो हमें ये करना चाहिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए कि हर प्रिंसिपल या हेडमास्टर
एक लड़का वो खुद सेलेक्ट कर लें अच्छा अच्छा अच्छा, कि वो सबसे कमज़ोर है जी, आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से, पढ़ाई में नहीं, हाँ ब्रिलियंट बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, उसको सेलेक्ट कर लें वो, उनको चुनाव करें उनका, हाँ स्वयं चुनाव कर लें और उसको पूरा सपोर्ट दें क्या बात है, आगे की पढ़ाई तक। तो हम 400 बच्चे जो हैं वो एक साथ निकाल सकते हैं 5-4 साल के अंदर। बहुत बढ़िया सोच है आपकी। दूसरी बात मेरी प्रार्थना मेरे समाज से है कि जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं सेटल हैं, कोई किसी गांव का है, चाहे ज़िले में भी सेटल हैं तो किसी ने गांव से आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले हमारे पास इतना साधन नहीं था कि हम शहर में सेटल हो सकें। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिस गांव के वो रहने वाले हैं उस गांव के अंदर कोई ऐसी कमेटी बनाएं और वो लोग शाम को वो मास्टर यदि वहाँ रहता है तो बच्चों को पढ़ाने के बारे में लेक्चर देवें, है ना, और उनके उन्हें ज्ञान वृद्धि करें, उनकी मोरल बूस्टिंग करें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा एक, और नहीं तो अपने घर में ही रख लें या कोई किसी के पास कोई कमरा पड़ा हुआ हो वो ले लें, बिल्कुल, शाम को बैठें गपशप मारें, कहानी किस्से सुनाएं, हाँ तो एक भ्रातृत्व की भावना पैदा होगी बिल्कुल और बिल्कुल, उनमें एक ऐसा बॉन्डिंग तैयार हो जाएगा और एक समाज में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल एक बिल्कुल, समाज मेरा ये मजबूत हो गए। मजबूत होगा इससे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और आज के युवाओं को आप क्या सीख देना चाहेंगे? आप कि आपका जो जीवन है वो बहुत ही प्रेरणा भरा है, संघर्ष भरा है, और आज के युवाओं को सब कुछ हवा हवाई लगता है, तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए आज के युवा में टैलेंट तो बहुत है, एनर्जी भी बहुत है, लेकिन उस टैलेंट और एनर्जी को सही दिशा में यूज़ नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा मैंने ये देखा है कि आज का नवयुग जो है वो सीख यदि उसको कोई दो तो वो पसंद नहीं करता उसको, नहीं करता है, वो ये मानता है कि मैं तो इन सब चीज़ों को जानता हूँ, बिल्कुल, है ना। तो मेरा नवयुवकों से यही कहना है कि आने वाला समय जो है बहुत टफ है। जो वर्तमान सरकारें हैं, प्राइवेटाइजेशन का समय आ गया है, मनी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। पूरी इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 30-40 घराने हैं, वो तो ऊपर जा रहे हैं, बाकी सब पता जो नहीं आ जा रहे रहे हैं, हैं। सही बात है। और छोटे छोटे जो है वो ऐसे कारखाने हैं वो भी बंद होते जा रहे हैं। तो युवाओं के लिए नौकरी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। अब उनको तय यह करना है कि मेरे पास में जो स्किल है, अच्छा, उस स्किल को मैं किस तरह से मोल्ड करूं ताकि मैं एक रोज़गार पैदा कर सकूं, बिल्कुल बिल्कुल, और उस रोज़गार पैदा करने के अंदर मेरा मोरल बूस्टिंग और मैं दूसरे 1-2-4 आदमियों को और नौकरी दूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत इससे यदि चलेगा जब तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के माध्यम से हम पढ़ करके और नौकरी करके कुछ कर पाएंगे, ये आने वाला भविष्य जो है ये नौकरी का बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। सरकारों ने ये तय कर रखा है कि नौकरी नाम की चीज़ जो है उसको ख़त्म करके रहेंगे, और वो धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन से कुछ क्या कि ये टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर का ज़माना आ गया। पहले एक आदमी जो है वो कई तरह की फाइलें रखता था, अब तो कंप्यूटर जो है वो पेन ड्राइव में आप कितनी फाइलें रख लो, मोबाइल तो मुट्ठी में है आ ना। गया अब तो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये ज़माना जो है ये बहुत ही ख़राब आता जा रहा है। तो उसके बारे में नवयुवकों को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें और पारिवारिक सामंजस्य बना करके रखें। मैंने ये देखा है कि बच्चे आजकल जो है वो सुबह घर से निकलते हैं, शाम को लेट आवर्स में आते हैं, माँ बाप के साथ में झगड़ा होता रहता है, तो उससे न तो उनको कुछ मिलेगा न उनको कुछ मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सामंजस्य बना कर रखें और अच्छी शिक्षा का हमेशा एक महत्व होता है। शिक्षा के लिए नौकरी नहीं देती, शिक्षा जो है वो आपको एक तरह से ऐसा फ्रेम कर देती है कि आप अपना निर्णय स्वयं ले सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। इंसान को निर्णय कदम कदम पे लेने होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। बिल्कुल, और निर्णय जो है वो शिक्षा ही आपको बताती है कि बिल्कुल। ये निर्णय सही रहेगा, ये गलत रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं तो नवयुवकों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो समय है उसको ख़राब ना करें। देखिए समय एक ऐसी चीज़ है, देखिए समय के बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि समय उड़ता है, अच्छा अच्छा, लेकिन आप ही उसके पायलट हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है ना। समय 24 घंटा सबके लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, किसी और के लिए भी है।
उस 24 घंटे को आप कैसे काम में लेते हो, ये आप पर निर्भर करता है। क्या बात है, क्या आप ही उसके पायलट हो। उस समय को आप कैसे चलाओगे। वाह वाह। तो आप मंजिल पे ही पहुंच सकते हो, आप खड्डे में भी जा सकते में जा सकते हैं। क्या बात है। बुद्धिजीवी के साथ बातचीत करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी विरासत को जी रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि उस विरासत को कोई संभाले, तो आने वाली पीढ़ियां ही इस विरासत को संभाल सकती हैं। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है, विनती है कि आप हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनसे संवाद कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनका सानिध्य है वो पाइए, ताकि आप उनकी विरासत को आगे बढ़ा पाएँ। आज की बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको किसका इंटरव्यू चाहिए आप ये भी बताना। आपको हमारा चैनल, इसके वीडियो कैसे लगते हैं समय समय पर बताते रहें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी आभार, समय दिया। थैंक यू वेरी मच जी। मेरी ज़िंदगी बनाने में, शिक्षा जो है उसको और आगे बढ़ाने में मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। उसका कारण ये है कि जब ये शादी होकर के आई थी तो मैंने इनको एक ही बात कही थी कि आप अपनी सास ससुर के साथ में बिल्कुल सामंजस्य रखना, अपना काम करना। क्यों कि इनके साथ में यदि आपके विरोधाभास शुरू होंगे तो मुझे हो सकता है उसमें समस्या आ जाए। लेकिन मेरी पत्नी ने इसका कोई मौका ही नहीं दिया और अपनी सास ससुर, मोहल्ले वाले और रिश्तेदार सबसे इतना प्यार मोहब्बत से रही, सबकी इज्जत करी। और खेत के अंदर हमारे पशु थे, उनके लिए घास लाना और गोबर थापना, ये सारे काम इसने बहुत तसल्ली से किए। तो ऐसी स्थिति में मुझे किसी तरह का कोई सुनने को नहीं मिला अपने माँ या बाप से कि तेरी घरवाली जो है वो हमारे साथ झगड़ा करती है या काम नहीं करती। तो इसमें मुझे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ने को मिला। इसलिए मैं इसमें मेरी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में।